अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, ऑटम 20 का क्वेश्चन 3 फ्रांसिस्को। ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 3 फ्रांसिस्को। स्पेलिंग FRANN सही नहीं अच्छा लग रहा, ANCISCO फ्रांसिस्को। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। और एक बात याद रखिएगा कि जो सी रिक्वायरमेंट भी होगी ना, वो आप का स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा। मैं 12 दफ़ा CMA में बता चुका हूँ आपको कि CMA में जो सी रिक्वायरमेंट है वही आपको स्टार्ट करवाती है काम में। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि पहला काम क्या कर दो, बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर 19 एंड 20। बजटेड बनाओ और एक्चुअल भी बनाओ, 19 और 20 दोनों के। अगली चीज़ क्या रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2020 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग करो। किससे बनानी है जी? मार्जिनल कॉस्टिंग से बनानी है, मींस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से नहीं है। और तीसरा सी पार्ट है 2 मार्क्स का कि आप रिकॉन्साइल भी कर दो किस किस को, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन को। अब क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसिस्को इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट जी एंड हैज एनुअल ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 82,500 मशीन आर। FL यूजेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या आपको एक छोटी सी बात वही बोली हुई है कि जब भी क्वेश्चन में कैपेसिटी होगी तो देयर आर चांसेस कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कैपेसिटी हो। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैपेसिटी हो सकता है। कितने सालों का काम करना है? 2 सालों का काम करना है। बिलो इज अ समरी ऑफ एफएल्स प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2019 और 20। ये डिफाइन होगा, हमारा ईयर एंड 31 अगस्त है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो डेट्स होती है ना, उसके हिसाब से आपको चलना होता है। सेल्स आ गई हमारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, GP आ गया, अंडर ओवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया हुआ है उन्होंने, अंडर ओवर एब्जॉर्ब किस चीज के अंदर एडजस्ट किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में या प्रॉफिट एंड लॉस में? जी, GP में एडजस्ट किया हुआ है, प्रॉफिट में एडजस्ट किया हुआ है। अब डेबिट एंड क्रेडिट की जुबानी में आपकी एंट्री क्या होती है बेटा? अंडर एब्जॉर्ब की। और ओवर एब्जॉर्ब की। अब ये भी दोनों बातें समझ लें। एंट्री क्या होती है? अंडर एब्जॉर्ब के अंदर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स कम लिखी होती है तो आप एंट्री पास कर देते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरी हो जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और FOH क्रेडिट। और ओवर एब्जॉर्ब में FOH डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होती है। डन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर क्या होती है? गुड। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर होती है डेबिट। एक छोटा सा फिक्रा आपको मैंने बताया हुआ होगा, उम्मीद तो है कि मैं CMA में भी ये फिक्रा बोला होगा कि डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस होता है। इस वजह से ये जो अंडर एब्जॉर्ब्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट करते हुए क्या होता है, ऐड होता है अंडर एब्जॉर्ब्ड।
क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रहा है ना इसमें, इस वजह से ये क्या हो जाता है, अंडर एब्जॉर्ब्ड वाला खर्चा ऐड हो जाता है। और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड हो तो ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ये क्रेडिट होने की वजह से ये क्या हो जाता है, लेस हो जाता है ओवर एब्जॉर्ब्ड। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आ जाएं जनाब, अगर ये चीज आ जाएगी प्रॉफिट के ऊपर एडजस्टमेंट, तो प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। और फिक्रा क्या है जी, डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस। अब एंट्री आपने जब ये बनाई तो अब एडजस्टमेंट किस में करनी है, प्रॉफिट में। तो आप ये सोचेंगे प्रॉफिट डेबिट एफओएच क्रेडिट, क्या सोचेंगे, प्रॉफिट डेबिट और एफओएच क्रेडिट, क्योंकि एडजस्टमेंट जिस चीज में होनी है उसी को ही क्या कर देंगे आप, एडजस्ट कर देंगे। तो फिर यहां पर जब आप ये सोच रहे होगे, इसको खत्म करके अगर हम कर दें प्रॉफिट डेबिट, तो प्रॉफिट क्रेडिट में डेबिट क्या होता है, लेस होता है। तो अब यहां पर लेस क्या चीज होगी, अंडर एब्जॉर्ब्ड, बीइंग इट इज डेबिट, बीइंग इट इज गोना बी डेबिट, वेदर कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और वेदर प्रॉफिट डेबिट। इसने प्रॉफिट को क्या करना है, मजीद कम करना है, क्योंकि ये जब मजीद या खर्चे में खर्चा मजीद बढ़ा रहे हैं, खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो इधर एडजस्टमेंट कर रहे हो तो अंडर एब्जॉर्ब क्या होगा, लेस होगा, और जो ओवर एब्जॉर्ब्ड है उसकी एंट्री ये क्रेडिट हो रही है। तो प्रॉफिट, अगर इसकी जगह पे मैं प्रॉफिट फिट करूं तो क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, ऐड होता है, ऐड ओवर एब्जॉर्ब्ड। खर्चे में जब कमी होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। इसको इस अंदाज से सोचना चाहे इस अंदाज से सोच लें, और डेबिट क्रेडिट के अंदाज में सोचना चाहे तो मेरे नज़दीक डेबिट एंड क्रेडिट में समझना करना बहुत ज़्यादा आसान है। डन हो गया जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ जाएं तो आपने क्या किया, जीपी में एडजस्टमेंट हो रही है, जीपी में से लेस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अंडर एब्जॉर्ब था जिसे आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया है, और ये उसकी लॉजिक आ गई। डन। और ओवर एब्जॉर्ब जीपी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये उसकी लॉजिक आ गई, नेट प्रॉफिट आ गया। अब इन दोनों सालों की क्या आपको स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्वेश्चन है जी, है ना, ठीक हो गया। हमें क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट कैलकुलेट दी बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर 2019 एंड 20। अब थोड़ा सा आप लोग सोचकर बताएं कि कैसे कैसे चलेगा काम। चलें आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, शायद कोई लिंकिंग मिल जाए। इन बोथ ईयर्स द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड मशीन यूजेज, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड मशीन यूजेज वाज पर यूनिट आर 6 पर घंटा, नहीं, इन बोथ ईयर्स द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड मशीन यूजेज पर यूनिट, एक यूनिट पर 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटा पर यूनिट है। However, the standard machine usage was 80% and 82% of the operational capacity in 19 and 20 respectively. Fixed overhead absorption rate of 700 per machine hour was applied in 2019. FL revises its fixed overhead absorption rate for each year on the basis of prior year's actual fixed overhead expenditure. इसका का काम भी हम क्लास में कर चुके हुए हैं कि एक साल से अगले साल के ऊपर क्या करते हैं, हम नया एक्चुअल की बेसिस के ऊपर रिवाइज करते होते हैं।
तो कैलकुलेट बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर 19 एंड 20। इस क्वेश्चन के अंदर फिर जरा सोचें कौन कौन से चैप्टर मिक्स हुए हुए हैं। क्या एफओएच भी मिक्स है? जी, पहला पार्ट सारे का सारा किसका है? एफओएच का। दूसरा पार्ट मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का, और तीसरा पार्ट भी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। चले जी, अब आप बताएं, गाइड करें क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से किया जाए और किन स्टेप्स के तहत आप चलेंगे। सबसे पहले बजटेड ओवरहेड्स निकालेंगे। स्टेप करवाना है अब आपने, क्वेश्चन स्टार्ट करना है पेपर में। क्या करना है पेपर में? क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब कहीं से सोच के स्टार्ट करें। अब एग्जैक्टली वो वाला क्वेश्चन नहीं है जैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की आपने पूरी स्टेटमेंट बनानी होती है। या वैसे है? बोले क्या वैसे है या नहीं है? ए पार्ट नहीं है, बी पार्ट है थोड़ा बहुत। मैंने आपको एक छोटी सी बात और भी कही है सीएमए की। वो क्या? रिक्वायरमेंट के लिहाज से सीएमए में अभी तक एग्जामिनर इतना अच्छा है कि जैसे आप पहली रिक्वायरमेंट करेंगे तो दूसरी सॉल्व होनी है, दूसरी डायरेक्टली नहीं सॉल्व होनी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास चल जाता है आराम से कि ये वाली चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, क्या कर दो, दूसरी सॉल्व कर दो। इसमें सॉल्व हो सकती है प्रोवाइडेड आप ए पार्ट वाली चीज़ें क्या कर दें, एज्यूम कर दें। मीन्स ए पार्ट हो ही नहीं रहा आपसे, तो फिर क्या करो, छोड़ना नहीं है बी पार्ट सी पार्ट, क्या करो, ए पार्ट वाली चीज़ें एज्यूम करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा बी और सी। मीन्स 4 मार्क्स लूज हो गए, 5 और 2 7 आपने फिर भी रिजर्व करने हैं। दिस इज द वे आउट हाउ CMA इज गोइंग टू पास। आप CMA में सबसे ज़्यादा अटकते हैं चीज़ों में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नथिंग, दैट इज वेरी सिंपल। 100% फॉर्मेट मौजूद हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। FAR1 सो सिंपल, मजाक भी करते हैं दोनों सब सो सिंपल के ऊपर। सर आप पास हो गए ना, तुझे ऐसे ही बोल रहे सो सिंपल, पता चले अपने ज़माने से ऐसे भी रगड़ा खादा हुए। ले जनाब, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे आप लोगों से चाहिए, पेपर करना है आप लोगों ने। मैं हिंट दे चुका हूँ, बार बार हिंट दिए हैं, थोड़ी देर पहले बोला हूँ मैं, फिर भी नहीं आप पिक कर रहे। कैपेसिटी से शुरू करेंगे, आप रफ वर्क शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? रफ वर्क शुरू कर दें। लेफ्ट पेज खाली छोड़ दें जिसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ काम करना है, राइट पेज के ऊपर क्या करो, वर्किंग शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो? वर्किंग शुरू कर दो। क्या कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन की है? साल कितने हैं हमारे पास? 2 साल है। 2019 और 20 किस स्टाइल में लिखा हुआ है उन्होंने? जिस स्टाइल में उन्होंने प्रेजेंट किया ना, हम भी उसी स्टाइल में प्रेजेंटेशन करेंगे। 20 पहले लिखा, 19 बाद में लिखा है, तो हम भी उसी अंदाज में करेंगे। 2020 और 2019, ये है 31 अगस्त 20, ये है 31 अगस्त 19। ये कहानी हो गई ख़त्म, डन। अब सबसे पहला काम क्या है? कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी है हमारी? ऊपर दी हुई थी 82,500। ये कैपेसिटी दी थी, टोटल कैपेसिटी 82,500। ये आपकी 82,500 पर मंथ है, पर ईयर है। एनुअल लिखा हुआ है, काइंडली खुदारा और से देख के पढ़ना। काम एनुअल कर रहे हैं, पता चले कैपेसिटी महीने की दी हो, ठीक है। तो खुदारा ये चीज़ें गौर से देखनी है कि अब आपको काम कितने अरसे का करना है? 2 सालों का अलग-अलग एनुअल वर्कआउट करना है ना। और यहां पर क्या है? एनुअली कैपेसिटी दी है, इट मींस आई एम ओके। यहां पर यह भी किया हो सकता था कि उसने कैपेसिटी थोड़ी कम करके रखी होती। 82,500 आपने लिख दिया दोनों सालों में। अगली चीज क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटी से रिलेटेड एक और बात भी दी गई है कि दोनों में अचीव कितनी की है। स्टैंडर्ड मशीन यूजेज वाज 80% एंड 82% ऑफ
ऑपरेशनल कैपेसिटी, ऊपर भी वर्डिंग कौन सी यूज की है, ऑपरेशनल कैपेसिटी यूज की है। तो कैपेसिटी को ले आओ, भले यूज हो या ना हो। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि तकरीबन 95 से 99% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अगर कैपेसिटी दी हुई है तो उसने यूज होना है, और रफली 1% से लेके 5% तक के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें उसने कैपेसिटी दी हुई है और उसका यूज एज सच नहीं हुआ। वेरी रेयर है। अचीव्ड कैपेसिटी, अब आप बताएं जी, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोलते हैं ए इंटू 80%। पहले 19 करना है 20 करना है, 19 में कितने हैं 80%। तो यहां पर जिस तरतीब से काम कर रहे हैं 20 का 82% है और ए इंटू 80% है। तो अब अचीव कैपेसिटी मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, ना भी लिखूं तो भी चलेगा काम। कितनी आई थी, कौन से साल की, 20 की, 67650, 66,000। ये अचीव कैपेसिटी आ गई। आगे बढ़ते हैं जी। अब आपने और क्या चीज़ दी हुई है आपके पास, और क्या क्या कुछ है, क्या FOH एब्जॉर्प्शन रेट अवेलेबल है, और क्या FOH रेट अवेलेबल है तो क्या बजटेड उसने रिक्वायरमेंट मांगी है। आप साइड पर एक काम करें, मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई हुई है, बताई हुई है कि आपने एक काम किया करना है। वो क्या, यार ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, पेपर करने का अंदाज है। ये क्या है, पेपर करने में चीज़ों को समेटना है, बिखरी हुई चीज़ें हैं, और बाद औक़ात आप सोचते बैठे रहेंगे, लिंक नहीं मिलना। लेकिन अगर वही चीज़ मेरे कहने के ऊपर क्या करेंगे, पेपर पे ले आएंगे, आपको लिंकिंग मिल जाएगी। CMA में ये मसला है, फार्मूलाज हैं, चीज़ें हैं, छुपी हुई हिडन चीज़ें हैं। तो अगर बातों पे अमल कर लेंगे, मैं पहले 1-2 दफ़ा बोल चुका हूँ, बार बार ये बातें मैं तो बोलता रहता हूँ, लेकिन काइंडली आप लिख लें। मैंने एक बात कही थी, जब भी किसी चीज़ का कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है और वो आपको दी हुई है तो उस फार्मूले का लिख दो, चाहे यूज़ हो या ना हो, चाहे यूज़ हो या ना हो, फार्मूला लिख दो। क्या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट गिवन है, आपको मिल गया 700%, 700 रुपये पर मशीन आर, यही है। तो क्या इसका फार्मूला एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो आप रफली क्या करो, एक अदद साइड पर करके कहीं पे फार्मूला लिख दो यार, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड FOH ओवर बजटेड मशीन आर। पर मशीन आर है तो यहां पे मशीन आर लिखने हैं, लिख दिया। अब 700 रुपये इसके अंदर आ रहा है, 700 रुपये पर मशीन आ रहा है, तो आप खुद ब खुद लिंकिंग के ऊपर पहुंचना शुरू कर देंगे। अब आप कहेंगे यस यार बजटेड FOH मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, और मुझे कहा भी हुआ क्वेश्चन के अंदर बजटेड ओवरहेड मालूम करने हैं, 19 के भी और 20 के भी। तो 19 का काम पुराना है जिसका दिया हुआ है उसने। बजटेड मशीन आर कितने हैं, क्या ये जो अचीव्ड कैपेसिटी नहीं है, ये असल में क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी है। स्टैंडर्ड क्या होता है या नॉर्मल कैपेसिटी क्या होता है, जो हमारा अंदाजा होता है, हम एस्टीमेट लगाते हैं कि हम अचीव कर लेंगे। वेरी रेयर होता है कि जी हम 100% पर जा रहे हो, हमारी डिमांड इतनी नहीं होती है, या कैपेसिटी मशीन की इतनी होती नहीं है, वो कम हो चुकी होती है। तो हमारी एस्टिमेशन है कि हम 80% अचीव करेंगे इसमें, तो कह सकता हूँ ये मेरी बजटेड कैपेसिटी है। ये टोटल कैपेसिटी होती है, नॉर्मली वो वाली नहीं होती है
बजटेड जो लेनी होती है। बजटेड कौन सी होती है? जो आपने एस्टीमेट किया हो। तो 66,000 मेरा ये भी चीज़ वर्कआउट हो रही है। आप सोचेंगे ना कैपेसिटी के ऊपर पहले से काम करते हुए, आप खुद ही स्टेप पर आएंगे, खुद ब खुद क्या चीज़ निकल आएगी, बजटेड एफओएच आ जाएगी। सर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, ओवरहेड वो दिया हुआ है सर, और बिल्कुल कर सकते हैं। मैं करने का तरीका ये सिखा रहा हूँ कि एक चीज़ समझ लग रही है, इट्स ओके। एक स्टूडेंट है जिसको समझ नहीं लग रही, यार क्वेश्चन को निकालना कैसे, किस चीज़ को लेकर आना है, स्टेप किस स्टेप के तहत ले आओगे। आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं यार क्या नाम है, मशीन आर इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कब रोका? मैं तो ये बात कर रहा हूं, जब मैंने बोला ना एक फिक्रा कि जब भी जिस चीज़ का फार्मूला एग्जिस्ट करता है लिख दो, इट मीन्स वो ये वाला फार्मूला है। और जब आप ये लिख देंगे तो चीज़ें 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल्स मिल जाएंगे। और फिर जब आप इस चीज़ को सोचोगे कि यार मुझे रिक्वायरमेंट में बजटेड कहा हुआ है, तो डेफिनेटली आप कहोगे यार ये वाली चीज़ एंड पर निकलनी है, ये वाली चीज़ मुझे अब फाइंड करनी है किसी ना किसी तरीके से। और अगर आपको स्टिल नहीं मिल रही तो फिर आखिरी हल है अजम्पशन लेने का, स्टेप पूरा करना है। मार्क्स एक ले लो, दोनों ना छोड़ो, ठीक है? 2 में से 1 मिलता है, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। चलो जी निकाल दो फिर। ये चीज़ मिसिंग है, बजटेड एफओएच। ये भी आ रहा है, आ रही है ना बच्चों, पक्की बात है। ये चेक कर लें, ये कैपेसिटी आवर्स में है, यूनिट्स में है। टॉप पर देखें तो आपको मिल जाएगा 82,500 क्या है, मशीन आवर्स है। और हमें मशीन आर ही चाहिए थे, ये भी मशीन आर हैं, तो फिर ये भी मशीन आर हैं, और यही मशीन आर हमें चाहिए भी। आंसर बजटेड एफओएच इज इक्वल टू कितने हो गए बेटा? 46.2 मिलियन रुपीस। ले जरा, ऐसे लिखा जाता है ना 46.2 मिलियन। यार अगर ये गलत आंसर बताएंगे ना तो फिर पकड़ लीजिएगा। डन हो गया, पहला स्टेप पता चल गया, 2 मार्क्स अचीव हो गए आपके। अगला काम क्या जी? आप कैपेसिटी करते करते ओवरहेड पर आए थे, 700 लिखा, 700 से आपको नजर आया कि यार ये हो गया है। अब एक्चुअल फिक्स एफओएच भी 19 के किसी ना किसी तरीके से निकल सकते हैं। कैसे? आप अंडर ओवर दिए हुए हैं, इसका मतलब है क्या निकल आएगा? बीटा निकल आएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। यू डू हैव अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड, और आपके पास बजटेड आ गए हुए हैं। आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, आपको एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए। एक्चुअल और एब्जॉर्ब का फर्क होता है ना, तो आप वो निकाल सकते हैं। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन प्रोडक्शन ओवरहेड 400,000। अब क्वेश्चन में 1000 में आंसर है बेटा, ये रुपीस में निकाला आपने। इस चीज को गौर से देखिएगा बस। निकालें, निकालें, ये कोशिश करें खुद निकालने की। एक्चुअल एफओएच निकालना है आपने। 466 लॉक कर लूँ मैं? किसने लिखवाया? अच्छा, एक्चुअल क्या निकाला है जी? एक्चुअल एफओएच। अब ये मेरा आंसर नहीं है, ये आपका आंसर है। कितना है जी? 46600 रुपीज 1000 में।
अच्छा, और ये क्या है, इसमें आपने 400 ऐड कर दिया, ऐसे ही किया? ठीक है जी। इट मीन्स आपका आंसर ये है रुपीज़ में। जी, कोई बंदा इससे निगेट करना चाहे, ये करना चाहे कि नहीं नहीं है, और बच्चे भी हैं यार, कोई असल में माइंड एक्टिविटी है, नथिंग एल्स। कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, अब दूसरा काम है पास पेपर करना सिखाना है। यार पेपर की सिचुएशन में जब तक नहीं जाओगे ना तब तक नहीं कर सकते हो। मैं तो जनाब, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं कहूँगा ये हो गया, ये हो गया, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। बट हाउ टू डू इन द एग्जाम, दिस इज द प्रॉब्लम, स्टिल रिमेन रहेगी बेटा आपके साथ। एक आंसर एक आ गया, दूसरा आंसर आ गया 4,555,0,0,0, ऐसे 45,550। चलें चलें जी, 2 आंसर आ चुके हैं मेरे पास। ओह यार, तीसरा आंसर 4,7। अब सारे परेशान हो रहे हैं कि यार एने आंसर। हाँ जी बेटा जी, कोई क्यों जी? हाँ जी, आप बता दें, कोई चौथा भी आंसर आ जाए यार। फिर मैंने वंस अगेन उसी की चीज़ के ऊपर जाना है कि आप फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। फार्मूला आप नहीं लिखते हैं। फार्मूला लिखना शुरू कर दें तो आपका काम हो जाएगा, आप खुद ब खुद सही काम करेंगे। लेट्स डू इट। जी, आप अपना आंसर चेंज करेंगे। अब तो लिखा गया। अच्छा सही है, चले ओके। बेटा जी, आपको अंडर ओवर एब्जॉर्ब दिया हुआ है, बोले दिया हुआ है। अच्छा, अब आप फार्मूला लिख सकते हो कि अंडर या ओवर एब्जॉर्ब आता किन के डिफरेंस से है जी? एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल के डिफरेंस से आता है। यस सर। जी ठीक है, अब हम लिख लेते हैं एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब्ड कैसे आएगा? एक्चुअल बड़ा होगा या ओवर बड़ा होगा? अंडर एब्जॉर्ब्ड आया है, मीन्स एब्जॉर्ब्ड कम है, एक्चुअल ज़्यादा, यही होगा। अंडर एब्जॉर्ब्ड ऐसे ही आएगा। क्यों जी? तो 20 है। 20 का है? अच्छा, 19 का क्या है? 650 ओवर। हाँ, 650 ओवर है, ये वाला है। 19 का 650 ओवर है, तो इसका मतलब है एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा होगा, एक्चुअल कम होगा। ओवर एब्जॉर्ब्ड है ना, तो एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल करूंगा तो मेरे पास आंसर बनेगा ओवर एब्जॉर्ब्ड। बेटा काइंडली फार्मूलाज के ऊपर चले जाओ। क्या करो, जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, काइंडली क्या कर लो, उसे खुदारा अगर पल्ले बांध लोगे, आपका सीएमए आराम से पास इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अगर पल्ले नहीं बांधेंगे, वही काम करेंगे ना, हैफजड काम, जल्दी में, यार ये बजटेड है, ये चलो 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 निकल जाओ, तो फिर काम नहीं होना, फिर पेपर पास नहीं होना। जब हम आसान आसान छोटी छोटी चीज़ों में गलतियां करेंगे, फिर पेपर पास नहीं होना। इट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क टू पास द पेपर। सिर्फ सिर्फ तरीके से चल लो, स्टेप बाय स्टेप काम कर लो, हो जाएंगे। हमें हर क्वेश्चन में से 50% मार्क्स चाहिए, आराम से अचीव होंगे। एक क्वेश्चन में से अचीव हो गए हैं, 60% छोड़ दो बेशक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुश्किल लग रहा है 50%, 40% अचीव हो गए, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे मूव कर लो। अब ओवर एब्जॉर्ब मेरे पास है 650 और ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है ये वाला काम हो सकता है। ये वाला काम कैसे होता है? एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर क्या आया हुआ है? मशीन आर है। क्या है? पर मशीन आर। और मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई थी कि 2 तरीके से एब्जॉर्ब्ड आता है। क्या आता है? 2 तरीके से एब्जॉर्ब्ड आता है।
एक फार्मूला होता है एब्जॉर्ब्ड मालूम करने का, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट इनटू यूनिट्स पर आर, यही था नहीं, इनटू यूनिट्स, तो आर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर में हो। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ सकता है, या ये तरीका कार होगा, या होगा आपके पास पूरे के पूरे एक्चुअल आर्स मौजूद होंगे क्वेश्चन में, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर होगा। ये दो तरीकाकार हैं, तीसरा तरीकाकार ऐसा अवेलेबल नहीं है। मींस आपको सबसे पहले देखना ये है कि इसके ऊपर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या दिया हुआ है, उसके मुताबिक चीज ने डिजाइन होना है। या तो एक्चुअल आर्स पूरे दिए होंगे, या आप आर्स किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड रेसिपी होगी। अब क्वेश्चन में दोनों तरीकेकार आ सकते हैं, यू हैव टू रीच एट एक्चुअल आर्स। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपका एब्जॉर्ब का फार्मूला है, आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आप आराम से लगा सकते हैं। ये 700 दिया हुआ है, 700 पर मशीन आर, और ये पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी से पता चलता है मल्टीप्लाई किससे होना है। अब एक्चुअल मशीन आर से मल्टीप्लाई होना है, और यूनिट्स कौन से हैं, प्रोडक्शन के, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जाती है कहानी, और प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे पास एक्चुअल में ये यूनिट्स दिए हुए हैं 11,500। तो एक्चुअल यूनिट्स हमारे पास आ गए 11,500 यूनिट्स, और स्टैंडर्ड आर हमारे पास कहीं ना कहीं पे हमने पढ़ा था, बोथ द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड मशीन यूजेज पर यूनिट आर 6 घंटा, 6 घंटा पर यूनिट है। एक काम आप और भी कर सकते हैं, ये जो सारी बातें बुलाई होती हैं ना, इनको लिख दिया करें रफली क्वेश्चन के ऊपर, या फिर क्वेश्चन पढ़े तो याद रखें कौन कौन सी चीज क्वेश्चन में मौजूद है। तो 6 घंटे लगने हैं पर यूनिट, यूनिट यूनिट से कट जाएगा और आपका आंसर एब्जॉर्ब का आ जाएगा। आंसर दें जी, एब्जॉर्ब्ड 483,000,000,000,000,000 ये आपका आ गया ओवर एब्जॉर्ब। अच्छा, ये 3 से फिर उड़ा देते हैं कैलकुलेट करने के बाद। 483,000,000,000 यहाँ पर आया था, हमने यहाँ पर चूँकि 1000 में काम करें ये ऐसे लिखा, ये लिखा, माइनस एक्चुअल किया, तो यहाँ से हमारे पास एक्चुअल निकल कर आ जाएंगे। ये उधर ले जाएं, वो इधर ले जाएं, तो एक्चुअल 48,300 माइनस 650 हो जाएगा, और वो बन जाएगा ये वाला 47650। अच्छा, बात क्लियर है। अब पेपर के अंदर आपने फ़र्ज़ करें ये तीसरे पेज पे किया, चौथे पेज पे किया, आपने पहला पेज मुख्तस किया हुआ है आंसर लिखने के लिए। उसका बड़ा आसान सा तरीकाकार है कि आप कहीं पर पहले पेज पे, दूसरे पेज पे जहाँ पर आंसर करना है आप वहाँ पर लिख लें बजटेड FOH, जो सा उसने रिक्वायरमेंट कही है ना, वो रिक्वायरमेंट टॉप पर लिख दो, बजटेड FOH। कितने आए हैं जी? बजटेड आए 46,200 ₹1000 ये आया। यहाँ पर आप लिखें, ए तो लिख लिया हुआ है, कोई ABC का वर्ड लिख दें कि मैं जे से खींच कर लेकर आया हूँ, यहाँ पर लिख दिए जे, और एक्चुअल FOH कितने आ गए? 47,650, 47,650। इसको आपने क्या बोल दिया? के से खींच के लेकर आया हूँ। आप आराम से अपना आंसर समराइज वे आउट में कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप, आपने क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का क्या काम कर दिया, कैलकुलेट बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड फॉर 19 कर लिया। अब आपने 20 का काम करना है। 20 के काम के लिए यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, एफएल रिवाइजेज इट्स फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर्स एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अब बनाओ अगला, अगले साल का रेट निकालो। क्या करो, इसी स्टेप्स के ऊपर हो जाएगा। अगले साल का काम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हो जाएगा। यहां पे अपने पास बुक के ऊपर लिख लें एक और रिक्वायरमेंट, एक बुक के ऊपर एक और रिक्वायरमेंट लिख लें जो कि पॉसिबल है, हो सकती है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 2020 मीन्स ये वाली पहली रिक्वायरमेंट ना दी हो, आपको डायरेक्टली कहा हो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मालूम करो 2020 का। कोई चीज ना दी हो तो भी आप इन्हीं स्टेप्स के तहत पहुंचेंगे। अब 2020 का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये बताएं, दो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाले बगैर क्या आप ये वाला काम कर सकते हैं, एब्जॉर्ब 2020 का? कर सकते हैं? एब्जॉर्ब आ सकता है क्या 2020 का? आ सकता है? नहीं आ सकता ना, जब क्योंकि 2020 का तो सारा काम आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसने 2019 का दिया है, 2019 के एक काम करने से 2020 का काम होना है, 2020 के काम होने से आगे काम चलना है। ठीक है जी। एक तो आंसर बड़ा आराम से आप कह सकते हैं कि बजटेड फिक्स्ड एफओएच जो हैं वो बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑफ लास्ट ईयर है, तो फिर ये वाले बजटेड यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। बहुत सिंपलिसिटी किए जा सकते हैं ना। तो 47,650 आप यहां पर लिख सकते हो। मार्क्स मिल गए? कैसे? यहां पे लिखा हुआ है एफएल रिवाइज इज फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर्स एक्चुअल फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। पिछले साल की एक्चुअल एक्सपेंडिचर आएंगे जो इस साल के क्या होंगे, बजटेड होंगे। उसकी बेसिस पर क्या होगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा। अभी एक स्टेप और समझा लूँ, उसके बाद कीजिएगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या निकालना है आपने, 2020 का फार्मूला बजटेड फिक्स्ड एफओएच ओवर बजटेड मशीन आर। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आप निकालना है, और क्या आपने कहा 47,650 आपके क्या हैं, डिवाइडेड बाय क्या, मशीन आर पहले से मालूम है 47,650, वही वाली चीज जो बिल्कुल स्टार्ट में कैलकुलेट की थी 47,650 है। मैं कहूँ सेम तो नहीं आ रहा था यार, 67,650। अब रेट निकाल लें, एग्जैक्ट 704 या कोई बताएं जी। 0.3606 आंसर क्या आया बेटा? 704.36 36 ओ बड़ा है यार, 36 भी बड़ा है। क्या आंसर आया बेटा? बच्चे क्या आंसर आया? यही आया। अच्छा, क्या हम बजटिंग कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं? बोले एस्टिमेशन का रूल ये है कि आपका जो सा भी रेट हो उसे राउंड ऑफ कर दिया जाए। लिख लें अपने पास, एस्टिमेशन का रूल क्या है कि उसको क्या कर दिया जाए, राउंड ऑफ कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए, जो ऊपर का थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसे ख़त्म कर दिया जाए। लिख लें अपने पास एस्टिमेशन का रूल,
अगर बजटेड FOH निकालने हो फ्यूचर के और वो पॉइंट्स में आ रहे हैं, उसे राउंड ऑफ कर दें। तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया 704 पर। क्या किया? 704 पर। अब जिस पैटर्न के तहत मैंने यहां पर काम किया था ना और बजटेड निकाले थे, बजटेड ये वाले, उसी पैटर्न के तहत मैं दोबारा से ये बजटेड निकालूंगा। समझ लगी? जिस पैटर्न और बच्चे राउंड ऑफ कर दिया, जिस पैटर्न के तहत मैंने ये निकाला है, बजटेड निकालने हैं, इसी पैटर्न के तहत मैं क्या करूंगा, 704 लिखकर और ये वाली क्वांटिटी लिख के बजटेड निकालूंगा, ना कि मैं डायरेक्टली ये वाले लिख दूं। टाइम ना हो तो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूं, टाइम ना हो तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे और बिल्कुल सही मिल जाएंगे। लेकिन बजटिंग के जो रूल्स और बजटिंग का जो माइंड सेट है ना, उसके तहत काम ये है कि आपने जब ये चीज़ राउंड ऑफ कर दी तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कहाँ पर जाएगा, बजटेड FOH के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी तो ये रहनी है। तो फिर बजटेड FOH को रीएडजस्ट किया जा सकता है। फिर आप यही वाला पैटर्न ले लेंगे। अब आपको पता है कि होना क्या है। आपको अब इस 650 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 704 से। तो आपका माइनर सा यहां पर फर्क पड़ेगा। क्या बन गया? 625। आपने बस यहां पर क्या किया, आपने कहा 47,625। अब आपका ये राउंड ऑफ हो जाएगा आंसर में। ये भी काम हो गया। अब इसकी बेसिस के ऊपर अगला स्टेप ये वाला था जिसके तहत आप एक्चुअल पे पहुंचे थे। एक दफ़ा चीज़ पटरी चढ़ गई तो फिर समझ लें उसी पटरी के ऊपर बाकी सारा काम हो जाना है। अब आपका दूसरा काम है कि आप एब्जॉर्ब निकाल दो, कौन से साल के, 2020 के। अब लंबा चौड़ा काम नहीं करना फार्मूलाज लिखने का, अब डायरेक्टली काम करना है। 6 मशीन आर 2020 में भी यही आ रहा है, इनटू कितने यूनिट्स हैं एक्चुअल में, एक्चुअल प्रोडक्शन 10,450 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है। 10,450 यूनिट्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपने क्या लिया, 704 लिया। डबल 1408 बस 00। तो ये बन जाएगा 44,140.8। ये बन जाएगा, बोलें जी, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है उसने 44,141 कर दिया होगा उसको ₹1000 में, 44,141 ₹1000 में। अब आ जाओ, अंडर एब्जॉर्ब्ड आ रहा है हमारे पास। अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब मेरा एक्चुअल खर्चा ज़्यादा या एब्जॉर्ब्ड, एक्चुअल खर्चा ज़्यादा है और एब्जॉर्ब्ड मेरा कम है। तो मैं सोच के लिख दूंगा कि अंडर एब्जॉर्ब्ड मेरा है एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब्ड। एक्चुअल मुझे मालूम करना है, अंडर मेरे पास है 450 पूरा, और एब्जॉर्ब मेरे पास आ गया है 44,141। और यहां से मेरे पास बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी एक्चुअल की। ये चीज़ दूसरी साइड पे जाएगी तो जमा हो जाएगी। तो एक्चुअल आ जाएंगे मेरे पास कितने, 44541, 44,541।
ये हमारे पास क्या आ गए, एक्चुअल खर्चे आ गए। एंड दैट्स ऑल द गेम। एक्चुअल एफओएच 44,541 आ गए। एम में काम किया आपने, यहाँ पर हमने क्रॉस रेफर कर दिया, एम से खींच के लेकर आया हूँ। जिधर भी काम किया है, जिधर भी रफ वर्क किया, आपने आंसर निकाला हुआ है, किसी स्टेप्स के तहत निकाला है, वहाँ से आपने बड़ा स्मूथली ला के अपने मेन आंसर के ऊपर फिट कर दिया। आपका ए पार्ट पूरा हो गया। इसको आप नाम दे देंगे हेडिंग दे के ए पार्ट, ये वर्किंग्स है। बात में लग गई। पहला स्टेप हो गया आपका मुकम्मल। अब अगर आपका ये वाला स्टेप मुकम्मल हो गया है तो हम क्या काम करते होते हैं, हम क्या काम करते होते हैं, हम एक कॉस्ट कार्ड बना लेते होते हैं। क्या करते होते हैं, कॉस्ट कार्ड बना लेते होते हैं। तो क्या कॉस्ट कार्ड बन सकता है या नहीं बन सकता? बिल्कुल पैटर्न पे ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर जाना है। आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो दोनों का डिफरेंस आपका आ सकता है किसका, मार्जिनल कॉस्टिंग का। या फिर एक छोटा सा तरीकाकार है, बड़ा छोटा सा तरीकाकार, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अब मुझे सारी चीज़ें समराइज होकर आई थिंक सो यहाँ पर आ चुकी हुई हैं। मैं मज़ीद थोड़ी सी समरी यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे जगह खाली हो जाए। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास क्या रहा है जी, 704 और 700। ये भी मैंने लिख दिया ताकि ये जो चीज़ें हैं मैं क्या कर दूँ, गायब कर दूँ। काइंडली बेटा वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना एक छोटा सा स्क्रीन पूरा कर दीजिएगा, कंपाइल अप कर दें ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। क्या हुआ, ये कैसे हो गया, निकल के आ गया? बताएं जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें जी फिर बी पार्ट करते हैं हम। ये ना देखिएगा कि क्लास में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये देखिएगा कि मैंने साथ साथ चीज़ों को समझाना होता है। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझे हुए बच्चे होंगे पेपर के अंदर, और आपको इतना टाइम इंशाल्लाह नहीं लगेगा डेफिनेटली। बी पार्ट क्या है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत क्या बनाना है आपने, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। और तो कुछ नहीं करना, स्टार्ट कहाँ से होगी, सेल से ही होगी क्या? 2 सालों की करनी है तो 2 सालों की इसी तरह से जिस तरीके से उसने बनाई हुई, हम क्या करते हैं, पढ़ा देते हैं जी। देख लें, और से देखना है, मुझे नहीं पता रिक्वायरमेंट क्या है जी। ओह यस, स्कूल का आउटकम 1 साल की, सिर्फ क्या करना है, 2020 करना है। तो बस ये हमारा काम हो गया मज़ीद आसान, 2020 का काम करना है। 5 मार्क्स हैं, कितने? अब आप देखिएगा कि आपने काम कर लिया है तो किस तरीके से स्मूथली इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएगा। आपने यहाँ पर ख़ुद भी लिख देना है कि ये आप काम कर रहे हैं ₹1000 में। सबसे पहले क्या चीज़ आ जाएगी, सेल्स। क्या सेल्स हमारे पास टोटली गिवन है? 149,250 2020 की, 149,250 लेस क्या काम करना है, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स से ज़्यादा क्या करना है जी, वेरिएबल कॉस्ट। कैसे काम करते होते हैं जी, ओपनिंग स्टॉक, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक
और ये सारी चीज़ें आपने लेनी है मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। दो तरीके कार से ये निकल सकता है। क्या हो सकता है? दो तरीके कार, मैं दोनों तरीके कार से खाने लगा हूँ आपको। एक तरीका कार है कि यस कॉस्ट कार्ड के ऊपर भाग जाओ। किसके ऊपर भाग जाओ? कॉस्ट कार्ड के ऊपर। ये बताएं क्या क्लोजिंग स्टॉक में रेट मौजूद है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टोटल का रेट। और क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू वैल्यू होती है ना। तो मेरे पास क्वांटिटी भी है और वैल्यू भी है। क्या मैं रेट निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? 31 मिलियन डिवाइड बाय 3500 रुपीज़ में निकाल लेते हैं। किस में निकाल लेते हैं? रुपीज़ 1000 में निकालने की बजाय किस पे निकाल लेते हैं? रुपीज़ में निकाल लेते हैं। 31 मिलियन डिवाइड बाय 3500। कॉस्ट कार्ड कौन से साल का चाहिए आपको? 2020 का चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 36,000। 36 मिलियन डिवाइड बाय 4000। ये कौन सा रेट आएगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला। कौन सा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला रेट आएगा। आपने क्लोजिंग स्टॉक पकड़ा 36 मिलियन तकसीम 4000 की, आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट आ गया 9000। आप यही काम नहीं करते होते हो यार? इस रेट को उठाते हो और क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देते होते हो, क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। क्वांटिटी रेट इज इक्वल टू वैल्यू। अब वैल्यू हो और क्वांटिटी हो तो रेट निकलना चाहिए। 9000 आ गया। क्या मेरे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी है? 704। 704। इसका मतलब है मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट क्या हो जाएगा? रिवर्स जाएंगे आप, क्या होगा? 8296। ये मेरा क्या आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट आ जाएगा। मुश्किल तो नहीं है। तो एक तरीका कार ये हो जाएगा। और मैं वेरिएबल कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक पर था। कहाँ पे था? ओपनिंग स्टॉक पर पहुंचने के लिए पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या होता है? ओपनिंग होता है। तो फिर आपको यही काम 2019 पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पर पिछले साल का रेट लगना है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो पहले देख रहे थे वो निकलने लगा। 31 मिलियन तकसीम 3500। 31 मिलियन क्या? हाँ यार, ये तो अच्छा बात कर दी है। ये तो मशीन आ रहा है और ये पर यूनिट बना दिया हमने। यस, काम गड़बड़ हो गया। वेल डन। 704 ज़रब 6 करेंगे फिर आएगा। वेल डन, वेल डन, बिल्कुल सही कहा। चलें, ये गलती होती है पेपर में। क्यों ये गलती क्यों होती है? हम ये पर नहीं लिखते हैं। कोई तो स्टूडेंट ज़हन में रखता है, कोई निकाल जाता है, भूल जाता है। तो मशीन आर ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट आना चाहिए। 704 ज़रब 6। अब ये देख लेना, ये एग्जैक्टली 9000 आया या रुपीज़ 1000 में 9000 है? 9000 ही रुपीज़ में आ रहा है। तो 704 ज़रब 6 करें। 6 घंटे ही है ना? 4224 और वेरिएबल कॉस्ट का रेट निकल कर आ जाएगा 4776। वेल डन, वेल डन बेटा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट ये 6 घंटे है। ये 704 पर मशीन आर था और मल्टीप्लाई बाय 6 घंटे 6 मशीन आर पर यूनिट था। तो ये अल्टीमेटली मशीन आर से कट जाएगा और ये वाला रेट पर यूनिट आ जाएगा। चलें जी बताएं। 8857 और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट आपको चाहिए। यू डू हैव ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आर, तो फिर मशीन आर पर यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा।
मशीन आर से कट जाएगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आर में कन्वर्ट हो जाएगा 4200। इस पे कैसे आया भला? 700 ज़रब 6 मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट 4657। अब आपके पास कॉस्ट कार्ड है, कहानी वैसे ही ख़त्म कर दोगे। ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग जस्ट यहाँ से उठाओगे चुप करके, क्वांटिटी 3500 की क्वांटिटी उठाओगे, नहीं क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक 3500 है ना, 3500 की क्वांटिटी उठाओगे, लास्ट ईयर का रेट लगाओगे 4657, आपके पास आंसर आ जाएगा। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इस साल की लगेगी 10,450 की क्वांटिटी होगी, 10,450 की क्वांटिटी होगी और रेट हमारा इस साल का 4776 आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 4000 यूनिट्स हैं, इनटू रेट 4776 आ जाएगा। ये मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। डन। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग कोई दी हुई है? वेरिएबल सेलिंग तो नहीं दी हुई ना, कोई नहीं दी हुई। चुप करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़, उसमें से लेस कर देंगे आप फिक्स्ड, और वो कौन सा लेना होता है? फिक्स्ड प्रोडक्शन। वो कौन सी लेनी होती है? एक्चुअल लेनी होती है। और एक्चुअल आप वर्कआउट कर चुके हुए हैं 44,541। ये कहाँ से आई थी? एम से आई थी। उसके बाद और क्या चीज़ दी हुई है जी इसने? सेलिंग एंड एडमिन 20,900, ये लेस कर देंगे। सेलिंग एंड एडमिन 20,900 और आपका काम क्या हो जाएगा? मुकम्मल हो जाएगा। वैल्यूज आप लोगों ने बतानी है। क्या बोला? ओपनिंग 16299 1000 भी तो गए हुए 16299.5 आ रहा है तो ठीक है यार, 300 कर देते हैं। और बताओ इसमें कौन सी ऐसी टेंशन वाली बात है? इसकी कोई टेंशन नहीं। आपकी ये वाली वर्किंग ठीक है ना, तो ये राउंडिंग ऑफ जो भी जैसी मर्जी हुई है गोइंग ओवर 49909 19102 इसको अलग कर देते हैं, P बोल देते हैं, इसको इकट्ठा करेंगे Q बोल देंगे। यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। P माइनस Q इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फोर सेवन 105 1,49,250 में से 47 निकाल दिए, 1,02,145। उसमें से ये दोनों खर्चे लेस कर दिए तो प्रॉफिट आ जाएगा। $36,700
5। द लास्ट स्टेप वो क्या जी? रिकॉन्सिलिएशन। मैं इसी से ऑनवर्ड चला दूं। ये प्रॉफिट आ गया, मार्जिनल कॉस्टिंग। एक शॉर्टकट सीखा था आपने, वो क्या था? एक सिंगल लाइनर सिखाया था। क्लोजिंग स्टॉक इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट करंट ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लास्ट ईयर। 2 सालों का काम है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना आ रहा है यूनिट्स में? 2020 का 4000 और ओपनिंग 3500। 4000 इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट करंट ईयर। अब पर यूनिट ही है ना, ये भी यूनिट्स में है और ये रेट भी पर यूनिट है। ये वाला रेट लेना है, ये वाला लेना है। कौन सा लेना है? करंट ईयर का ये है 4224 माइनस ओपनिंग स्टॉक 3500 और ये है 2019 का। वो ऐसे ही है। कितना है? 4200। अब आपको फर्क भी पता चल गया कि लास्ट ईयर और करंट ईयर का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो सकता है? फर्क हो सकता है। क्या है बेटा? 2196 वैल्यू निकालें जी। कितनी बनती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की? कितनी आई? 38,000 पूरी आई? 901। तो हम इसमें से -1 कर देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। या इसमें से -1 कर देंगे और आप कहेंगे कि यस इट इज़ मैच्ड। 38,900। आपको पहला स्टेप करने में ज़्यादा टाइम लगा चीज़ें निखारने में। दूसरा स्टेप चूंकि एक फॉर्मेट्स पे बेस करता था, आप काम उसी पैटर्न के ऊपर कर सकते हैं जिस पैटर्न के ऊपर कर रहे थे। और दाद देनी चाहिए एक छोटे से बच्चे को जिसने सही टाइम पर यह वाला पॉइंट रेस किया। हाँ जी, यंगेस्ट बॉय ऑफ योर क्लास। अली इससे छोटा है। अली छोटा है? अच्छा ठीक है। तो अच्छी बात है। होमवर्क क्या है? ये वाला क्वेश्चन और कोई कह लें कोई 4-5 क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर में। आसान से ही हैं, सारे कर लीजिएगा। 2 दे दें? हाँ ठीक है, मैं 2 आज दे देता हूँ और 2 आप मुझसे कर ले लीजिएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी। पास पेपर नंबर 10 स्प्रिंग बाइस का कीनिया लिमिटेड। खुद करना है। क्या करना है? खुद करना है, देखना नहीं है और जस्ट आंसर मैच करना है। अल्टीमेटली फाइनल आंसर। कीनिया 10 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। कौन सा? स्प्रिंग बाइस का। उसके बाद उससे पीछे आते हैं तो मार्च 14 का है एक क्वेश्चन, वो बेशक देख लें। 3 क्वेश्चन आज ले लें। मज़ाहिर तो कर लिया ना आप लोगों ने?
क्यों बच्चों, मज़ाहिर वाला तो हो जाना चाहिए। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन चंद दिन बाद कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो दरमियान में याद करवाइएगा एक आधा सवाल, जो आपको सबसे मुश्किल लगेगा वो फिर मैं दरमियान में कहीं पे करवा दूँगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अंदर और कोई कॉन्सेप्ट्स मज़ीद कोई छुपे हुए नहीं है, यही फॉर्मेट ही है, पूरा चैप्टर के अंदर फॉर्मेट है। जोन से क्वेश्चन में जोन सी क्यूरी दरमियान में आती है वो रेज़ करें, उनको क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।